गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। जुड़िए आप सभी। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, द टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़िए, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को उपलब्ध होता है। अगर आप सभी चाहते हैं अनअकैडमी के से लगातार जुड़े रहने के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां आपको शानदार क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ ज्ञानवर्ध अकेडमी का डायरेक्टर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आप मेरे साथ हिमालयन पब्लिकेशन की किताबें भी पढ़ सकते हैं जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी_ मयंक द्विवेदी के नाम से। तो आप सभी का यहाँ मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, जाने माने टॉप एजुकेटर आपके साथ जुड़ चुके होते हैं, बेहतर क्लास एजुकेशन आपको देते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए 12 महीने की जो फीस है वो है 49,500 रुपये, जो आपको 12 महीने में 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिलता है 44,550 रुपये। 24 महीने की फीस है 72,000 रुपये, जो आपको 64,000 रुपये में मिल जाएगी। साथ ही साथ 36 महीने की फीस जो है, मतलब 3 साल की जो फीस है वो 90,000 है, और आपको 81,000 रुपये में इसका एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सभी एडमिशन तभी मिल सकते हैं जब आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करोगे और 10% की छूट पाओगे। आप साथ ही साथ आप देखेंगे अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी 12 महीने में पा सकते हैं 69,500 फीस, जो आपको 10% डिस्काउंट के साथ हो जाएगी कितना, 62,550 रुपये में। वहीं 24 महीने की फीस है 1,07,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 96,300 रुपये। आप देखेंगे 36 महीने की फीस 1,41,000 रुपये है, जो घट करके हो जाती है 1,26,000 रुपये। तो दोस्तों, आप सभी को ये प्रोमो कोड याद रखना है, जहां आप सभी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल एडमिशन लेते समय करेंगे दोस्तों। तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी भगत सिंह जी पे है। तो हम आज अपने टॉपिक को शुरू करेंगे भगत सिंह, और इनके बारे में जानेंगे पूरी तरीके से, कैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी के रूप में और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति कैसे बनते हैं और कैसे भारतीय युवाओं के प्रणेता बन जाते हैं। इन पूरी कहानी को हम लोग आज समझेंगे, जानेंगे कि कैसे उनकी भारत की आज़ादी में क्या योगदान रहा, भारत की युवा शक्ति के कैसे प्रतीक बन जाते हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा आज कि भगत सिंह ने किस तरीके से अपने जीवन के समस्त पहलुओं को व्यतीत करते हुए एक क्रांतिकारी के रूप में शहीद हो गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए भगत सिंह कितना बेहतरीन एक युवा आकर्षक व्यक्तित्व, जहां पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने न सिर्फ भारतीय युवाओं पे बल्कि भारतीय स्वतंत्रता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो हम लोग चर्चा करेंगे भगत सिंह के बारे में। चलिए हम लोग एक कहानी की स्टोरी से हम लोग भगत सिंह को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब बालक भगत सिंह में देशभक्त परिवार के संस्कार कूट कूट करके भरे हुए थे, एक बार उनके पिता सरदार किशन सिंह, इनके पिता का नाम देखिए स्टोरी में ही निकल के आएगा, इनके पिता का नाम था किशन सिंह, उन्हें अपने मित्र मेहता के खेत में लेकर के चले गए। दोनों मित्र आपस में बातों में मशगूल हो गए, और इस बीच भगत सिंह ने खेल खेल में खेत में छोटी छोटी डालियों पर लकड़ियों के छोटे छोटे तिनके गाड़ दिए। यह देख करके मेहता हस्तपद रह गए। उन्होंने कहा कि भगत, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? तो बालक भगत ने तपाक से उत्तर दिया, मैंने बंदूकें बोई हैं। एक व्यक्तित्व तो आप देख सकते हैं जिसका बचपन से ही, है ना, एक कहना था कि मैंने बंदूकें बोई हैं। ये बंदूकें बोने का सेंस ये नहीं था कि ये हिंसावादी प्रवृत्ति पे ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना, ये हिंसावादी प्रवृत्तियों पे ज़्यादा विश्वास करते, लेकिन उन्होंने देखा था कि बंदूक के आधार पे ही दबाव को महसूस किया जा सकता था, प्रेशर को महसूस किया गया था। और अंग्रेजों ने जिस आधार पर भारतीयों को, है ना, अपनी गुलामी का एहसास कराया था, उसमें अत्याधुनिक हथियार बंदूक का विशेष योगदान था। उन्होंने कहा, जिस तरीके से अंग्रेजों ने हम पे दबाव बनाया है, उसी तरीके से हम भी अंग्रेजों पे दबाव बनाएंगे, और माध्यम होगा बंदूक की लड़ाई, बंदूक से, और बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। तो ये एक विचारधारा थी। एक बचपन में एक छोटे से बालक के अंदर ऐसी विचारधारा का आना, आप समझ सकते हैं कि उसका भविष्य और उसकी विचारधारा कहाँ तक ले जाएगी। इन्होंने अपने देश को आज़ाद, और मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं बंदूक के दम पर, है ना, बंदूक के दम पर देश को क्या कराऊंगा, आज़ाद कराऊंगा। मित्रों, इससे एक मैसेज ये निकल के आता है कि किस तरीके से इन्होंने अपने बुनियादी जो वसूल थे, विचार थे, उसको अपनाया था।
कमाल की बात यह है कि उस समय भगत की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। आप समझ सकते हैं, एक 3 वर्ष का बच्चा, ठीक है, खेल खिलौनों में विश्वास करता है। और यहाँ भगत सिंह क्या कह रहे थे कि मैंने बंदूकें बोई हैं और इस बंदूक की ताकत से मैं देश को आज़ाद कराऊंगा। भारत माँ को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले इस लाल की ऐसी ही देशभक्ति के रंग में रंगी अनेक मिसालें हैं दोस्तों। 5 वर्ष की आई हुई तो उनका नाम पैतृक बंगा गांव के जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल में लिखाया गया। जब वे 11 वर्ष के हुए तो उनके साथ पढ़ रहे उनके भाई जगत सिंह का आकस्मिक निधन हो गया दोस्तों। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के पास नवाकोट चले गए, ठीक है, और इनका पूरा बचपन जो है वो लाहौर में बीता, ठीक है। प्राइमरी पास कर चुके बालक भगत सिंह को सिख परंपरा के अनुसार खालसा स्कूल की बजाय राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन कराया गया। डीएवी स्कूल आप समझ रहे हैं, लाला लाजपत राय और सदानंद जैसे लोगों ने डीएवी स्कूल की स्थापना जब की थी तो उसमें परंपराओं से युक्त अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा देने का अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में भारी सभा हुई थी। तब ये उस समय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। जनरल डायर के क्रूर और दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बारिश की थी। इस अत्याचार ने देश में क्रांति की आग और भड़का दी और अब युवा हो रहे भगत सिंह के जहन में अपने देश की आज़ादी और अंग्रेजों के से बदला लेने की प्रवृत्ति और अधिक मजबूत हो रही थी। ये वो दौर था जब भगत सिंह अपनी आंखों से भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को देख रहे थे और उनसे बचने के उपाय, उनके बचने के बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं भगत सिंह के दिमाग में चल रही थी कि हम भी कैसे किस तरीके से अंग्रेजों का जवाब दें जिससे अंग्रेज हस्तबद्ध रह जाएं और अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। दोस्तों फिर भगत सिंह ने क्या ली, एक शपथ ली, एक ओथ लिया भगत सिंह ने कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और ये शपथ ही उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में आए बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना। देखिए क्या होता है। भगत सिंह ने अमृतसर के जलियांवाला बाग की रक्त रंजित मिट्टी की कसम खाई कि वह इन निहत्थे लोगों की हत्या का बदला अवश्य लेकर रहेंगे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों ने आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ दें और सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे दें। एक अवसर मिल गया राष्ट्रवाद की परंपरा से जुड़ने का, गांधी के आह्वान के साथ एक होने का। भगत सिंह ने भी अपने विद्यालय को छोड़ दिया। उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ रहे भगत सिंह ने 1921 में गांधी जी के आह्वान पर डीवी स्कूल को छोड़ लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। इस कॉलेज में आकर भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण सुखदेव, रामकिशन तीर्थराम, झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारी इनके संपर्क में। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में स्थापित था और इसी स्कूल में इनकी मुलाकात यशपाल जी से हुई। भगवती चरण वोरा, सुखदेव, राजकिशन, तीर्थराम और झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ हो जाती है और यहाँ से माइंडसेट बदल जाता है भगत सिंह का और भगत सिंह बड़े ही आक्रामकता के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। कॉलेज में लाला लाजपत राय व परमानंद जैसे देशभक्तों के व्याख्यान ने हमेशा ही, आप समझिएगा, अब जिसके नेता, जिस स्कूल के संचालक लाला लाजपत राय हों, परमानंद जैसे क्रांतिकारी हों, उस विद्यालय का पौधा कैसा होगा, उस विद्यालय का पढ़ने वाला स्टूडेंट कैसा होगा जिसके अंतर्गत बचपन के 3 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने बंदूकें बोई थी, 3 वर्ष की उम्र में जिन्होंने बंदूकें खेतों में बोई थी दोस्तों, तो ऐसे लोगों के दिमाग, ऐसे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा आप समझ सकते हैं। देशभक्ति का अद्भुत संचार हुआ इन लोगों के माध्यम से। कॉलेज के प्रोफेसर विद्यालंकार जी भगत सिंह से विशेष स्नेह रखते थे। वस्तुतः प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार ही भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है और आप इसको गलत करते हैं तो ध्यान रखिएगा। भगत सिंह के राजनीतिक गुरु का नाम है जयचंद विद्यालंकर, ठीक है। भगत सिंह उन्हीं के दिशा निर्देशों में देशभक्ति के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते थे, ठीक है। भगत सिंह सक्रिय भूमिका निभाते थे, ठीक है। अब देखिए, शादी से इन्होंने जब एक उम्र हुई, पहले आप जानते थे बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता था, तो इन्होंने शादी से इनकार कर दिया कि नहीं, हमें विवाह नहीं करना है। अब देखिए क्या हुआ, इसकी भी एक बहुत शानदार घटना है, कहानी है, आप समझिए इस बात को। इसी समय घर वालों ने भगत सिंह पर शादी का दबाव डाला तो उन्होंने विवाह से साफ इनकार कर दिया।
जब हद से ज़्यादा दबाव पड़ा तो देशभक्ति में रमे भगत सिंह देश की आज़ादी के अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से 1924 में बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर कॉलेज से भाग गए। आप समझ सकते हैं, घर वालों के दबाव से भगत सिंह इसलिए भाग गए कहीं वो सामाजिक है ना दायित्व में न बन जाए, है ना, सामाजिक उत्तरदायित्व इन पे कहीं ज़्यादा बलवती न हो जाए। इस वजह से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भगत सिंह घर छोड़ करके चले जाते हैं। 1924 तक अभी तक इनके द्वारा कोई भी इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए थे, लेकिन 1924 के बाद भगत सिंह एक बहुत ही बेहद उम्दा नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिखाई दिए, क्रांति कार्यक्रमों में दिखाई दिए। फिर वे केवल और केवल देशभक्तों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के संघर्ष में जुट गए दोस्तों, और यहाँ से फिर एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ। कॉलेज से भागने के बाद भगत सिंह सुरेंद्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, और इसी के साथ भगत सिंह उत्तर प्रदेश पंजाब के क्रांतिकारी युवकों को संगठित करने में लग गए, और ये हो गए सबसे बड़े चेहरे के रूप में किसके, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, यूपी के क्षेत्रों में ये सबसे बड़े युवा क्रांतिकारी के चेहरे बन गए। इसी दौरान भगत सिंह ने प्रताप समाचार पत्र में बतौर संवाददाता की भूमिका निभाई। ऑप्शन आ जाता है यूपीएससी में ABCD करके, तो ये पूछ लिया जाता है, ऐसे लाइन लिखी रहती है कि भगत सिंह ने प्रताप समाचार पत्र में बतौर संवाददाता की भूमिका भी निभाई। ऐसे प्रश्न किताबों के कई पन्नों में छूट जाते हैं, तो आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाती है और प्रश्न गलत हो जाते हैं। इन्हीं गतिविधियों के चलते भगत सिंह की मुलाकात भारतीय इतिहास के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। अब एक तरफ आज़ाद और एक तरफ भगत सिंह। आज भी किसी छोटे बच्चे से नाम पूछ लो तो ये दो नाम उसको रटे होते हैं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले सबसे महान सपूतों में लिया जाता है। भगत सिंह के परिवार वालों ने काफी खोजबीन करके भगत सिंह से लिखित वादा किया कि वह घर वापस आ जाए, उस पर शादी करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। परिवार वालों के इस लिखित वादे व दादी जी के सख्त बीमार होने के समाचार ने भगत सिंह को वापस घर लौटने के लिए बाध्य कर दिया। ये अपनी दादी से बहुत प्रेम करते थे। जब इनकी दादी बीमार हुई तो घर वालों ने कहा कि हम लिखित कहते हैं कि हम तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तुम घर वापस आ जाओ। ये घर जाते हैं, अपने स्नेहीजनों से मुलाकात होती है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा इतनी बलवती हो गई थी कि ये इनका घर रुकना बहुत मुश्किल था। घर आकर वे पंजाब भर में घूम घूम कर समाज की समस्याओं से अवगत होने लगे। सन 1925 के अकाली आंदोलन ने भगत सिंह को एक सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेज सरकार ने झूठा केस तैयार करके भगत सिंह के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया। भगत सिंह पंजाब से लाहौर पहुंच गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति में भगत सिंह बहुत उग्र नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की जाति या अंग्रेजों के कठोर नीतियां या पक्षपातपूर्ण नीतियों से नाराज भगत सिंह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए। तो चलिए देखते हैं कि क्रांतिकारी बनने की दास्तां क्या है भगत सिंह की, कैसे बने क्रांतिकारी। तो आपको मैंने जीवन परिचय दिया उनका, जहां सामान्य व्यक्तित्व के रूप में भगत सिंह अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके एक क्रांतिकारी की भूमिका में दिखाई देने लगे। लेकिन क्रांतिकारी बनने की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, अब हम लोग उस दास्तां के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से हरदोई से लखनऊ जा रही 8 डाउन रेलगाड़ी के खजाने को लूट लिया गया। इस कांड में कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। काकोरी कांड का एक मुलजिम के रूप में भगत सिंह को भी नामित किया गया। मार्च 1926 में उन्होंने लाहौर में
समान क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवकों को संगठित करके नौजवान सभा की स्थापना की। इसके अध्यक्ष का उत्तरदायित्व रामकृष्ण को सौंपा गया। रामकृष्ण औपचारिक अध्यक्ष थे, जबकि मूल रूप से संचालन भगत सिंह स्वयं ही करते थे। फिर इसकी शाखाएं देश के अन्य हिस्सों में भी खोली जाने लगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की, लाहौर में की, 1926 में की, और यह क्रांतिकारियों के नेतृत्व का या क्रांतिकारियों के लिए सबसे बड़ा संगठन सिद्ध हुआ। जून 1928 में इसी के तर्ज पे भगत सिंह ने लाहौर में विद्यार्थी यूनियन भी बनाया और क्रांतिकारी नौजवानों को इसका सदस्य बनाया। विद्यार्थी यूनियन अंग्रेजी सरकार भगत सिंह के कारनामों से बौखलाई हुई थी। वह उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ रही थी। उसे यह बहाना 1927 के दशहरे वाले दिन मिल गया। ध्यान रखिएगा, जो भगत सिंह की गिरफ्तारी, भगत सिंह के कारनामों से बौखलाई हुई थी, वह उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ रही थी अंग्रेज, और उन्हें 1927 में दशहरे के दिन ये अवसर मिल गया। जब भगत सिंह तितली बाग से लौट रहे थे तो किसी ने दशहरे पर लगे मेले में बम फेंक दिया। भगत सिंह का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, वस्तुतः पुलिस के इशारे पर वह बम चरणदीन नामक एक अंग्रेज पिट्ठू के द्वारा फेंका गया था। भारतीयों में आप देखिए, अंग्रेज भारत पे इतना लंबा शासन नहीं कर सकते थे अगर उन्हें भारतीयों का सहयोग नहीं मिलता। यहाँ पे रहने वाले भारतीय अगर सैनिक न बनते तो इतनी बड़ी सेना उनकी नहीं खड़ी हो सकती थी। तो सेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ, ठीक है, अन्य जगहों पे भी भारतीयों ने बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों का पिट्ठूपना किया और अंग्रेजों की मदद की। मित्रों, इस वजह से अब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना मुकदमा चलाए उन्हें लाहौर की जेल में रखा गया और उन्हें इसके बाद बोस्टन जेल भेज दिया गया। पुलिस की लाख साजिशों के बावजूद भगत सिंह जमानत पर छूट गए। जमानत मिलने के बाद भी भगत सिंह सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे और एक महत्वपूर्ण नेतृत्व इन्होंने युवाओं को प्रदान किया। दोस्तों, 8 अगस्त 1928 को देश के क्रांतिकारियों की बैठक फिरोजशाह कोटला में बुलाई गई। ध्यान रखिएगा, फिरोजशाह कोटला में एक बैठक बुलाई गई क्रांतिकारियों की। कब? 8 अगस्त 1928 को। ये 8 अगस्त का दिन कई तरीके से फेमस है। इसी दिन 8 अगस्त की तिथि पे ही भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत किया गया था। दोस्तों, भगत सिंह के परामर्श पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया भगत सिंह के द्वारा। इस बैठक में क्रांतिकारियों ने कई अहम प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय आगरा से झांसी कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आप देख रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में कानपुर में की गई थी, वह दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाता है। इस बैठक में क्रांतिकारियों ने बहुत अहम प्रस्ताव प्रस्तुत करके किए। अब इसका कार्यालय आगरा से झांसी कर दिया जाता है। दोस्तों, झांसी अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय होगा। भगत सिंह ने कई अवसरों पर बड़ी चालाकी से वेश बदलकर अंग्रेज सरकार को चकमा दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचे साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह समेत समस्त क्रांतिकारी व देशभक्तों ने डट कर किया।
ये लाला लाजपत राय के सैनिकों में से आते थे, सेनापतियों में से आते थे। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई में लाला जी को गंभीर चोटें आई और उन्हें लाखों कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बचाया जा सका। उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठियों की एक चोट अंग्रेजी ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को लाला जी स्वर्ग सिधार गए और अब यहाँ पे क्रांतिकारी उग्र हो गए। क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। इस कार्यवाही के सूत्रधार स्कॉट को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को व्यूह रचा, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स धोखे से मारा गया। इस काम को भगत सिंह ने जयगोपाल, राजगुरु आदि के साथ मिलकर के अंजाम दिया था दोस्तों। इसके बाद तो पुलिस भगत सिंह के खून की प्यासी हो गई, अर्थात अब भगत सिंह के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, और भगत सिंह पकड़े जाते तो यह तय था कि उन्हें फांसी दे दी जाती, और हुआ भी यही दोस्तों, भगत सिंह को पकड़ा गया। लेकिन उसके पहले भगत सिंह ने एक और बड़े कार्रवाई कर दी, बम फेंकने की योजना बनाई। कहाँ? असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। चलिए देखते हैं भगत सिंह ने कैसे असेंबली में बम फेंका और क्यों फेंका था। दोस्तों आगे चल करके इन्हीं देशभक्त व क्रांतिकारी भगत सिंह ने कुछ काले वीरों के विरोध में असेंबली पर बम फेंकने की ऐतिहासिक योजना की रूपरेखा तैयार कर ली। क्रांतिकारियों से लंबे विचार विमर्श के बाद भगत सिंह ने स्वयं बम फेंकने की योजना बनाई, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने उनका सहयोग दिया था। भगत सिंह ने इसके लिए किसी पे भरोसा नहीं जाहिर किया। उन्होंने स्वयं इस कार्य को सावधानी पूर्वक करने का निर्णय लिया। भगत सिंह ने बम फेंकने के बाद यह निर्णय लिया था कि हम सरेंडर कर देंगे। तो इस तरीके की नीतियों में भगत सिंह बहुत ताकतवर थे। बहरों को अपनी आवाज सुनाने के लिए भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को निश्चित समय पर पूर्णतः योजना के अनुसार असेंबली में खाली प्रांगण में हल्के बम फेंक दिए और समाजवादी नारे लगाए। अंग्रेजी सरकार के सभी लोग अचंभित रह गए। योजना अनुसार दोनों देशभक्तों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और वंदे मातरम के नारे लगाए। पहले से तैयार छपे पर्चे भी फेंके। योजना अनुसार दोनों देशभक्तों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वे खुलकर अंग्रेजी सरकार को न्यायालय के जरिए अपनी बात समझा सके। अर्थात न्यायिक प्रक्रिया में इनका विश्वास था। न्यायालयीय प्रक्रिया में इनका विश्वास था और ये चाहते थे न्यायालय के समक्ष अपनी बातें रखना या देश पे हो रहे अत्याचार की कहानी सुनाना। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज एक अमर नारे के रूप में देखा जाता है। 7 मार्च 1929 ईस्वी को मुकदमे की सुनवाई अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मिस्टर पुल की अदालत में शुरू हुई। दोनों वीर देशभक्तों ने भरी अदालत में हर बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने पक्ष को रखा। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत मामला बनाकर सेशन कोर्ट को सौंप दिया। 4 जून 1929 को सेशन कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और दोनों पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। एक तरफ कांग्रेस इसी समय रणनीति बना रही थी कि किस तरीके से वो पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी जो हैं वो हथियारों के दम पर या अंग्रेजों का जवाब अंग्रेजी भाषा में दे करके अपने देश को आज़ादी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। क्रांतिकारी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने हर आरोप का सशक्त खंडन किया। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं था। हम तो सिर्फ बहरों की कानों में आवाज पहुंचाने के लिए हमने यह कार्य किया है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। अंत में 12 जून 1929 ईस्वी को अदालत ने अपने 41 पृष्ठीय फैसला सुनाया, जिसमें दोनों क्रांतिकारियों को धारा
307 व विस्फोटक पदार्थ की धारा 3 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके तुरंत बाद भगत सिंह को पंजाब की मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की। भगत सिंह चर्चित हो गए। अंततः 13 जनवरी 1930 को हाई कोर्ट ने भी सुनियोजित अंग्रेजी षड्यंत्र के तहत उनकी अपील खारिज कर दी। इसी बीच जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, जेल में हो रही असुविधाओं और शोषण के खिलाफ इन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दिया। अंग्रेज नहीं चाहते थे न्याय की स्थापना हो सके। दोस्तों, मृत्युदंड की सजा इन्हें किस लिए प्राप्त होती है, हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसी दौरान सैंडर्स हत्या केस की सुनवाई शुरू हो गई। एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। अपने मनमाने फैसले देकर के अदालत ने भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया और सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने फैसले के विरुद्ध 14 फरवरी 1931 को पुनः हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। दोस्तों, ये वो दौर था, एक तरफ जेल में फांसी की सजा पा चुके भगत सिंह थे, तो दूसरी तरफ गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर गांधी इरविन समझौता कर रहे थे। यहां इरविन ने कहा कि हम सभी बंदियों को छोड़ देंगे, लेकिन क्या आप चाहते हैं हिंसा में लिप्त बंदियों को छोड़ दिया जाए? गांधी जिस पे मौन रह गए। ये मौन 3 महान क्रांतिकारियों की मृत्यु का कारण भी माना जाता है, जिससे युवा नाराज हुए, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों से नहीं हटे और ये साधन साध की पवित्रता पर विश्वास रखने वाले गांधी ने अपने विचारों में कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं लाया। उनका मानना था कि हिंसा गलत है, उसके लिए कुछ भी परिणाम मिले उनके लिए वह कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में भगत सिंह से उनके परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया गया। भगत सिंह का अपने परिवार के साथ अंतिम मिलन 3 मार्च 1931 को हो पाया था। इसके 20 दिन बाद 23 मार्च 1931 को जालिम अंग्रेजी सरकार ने इस क्रांतिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व ही फांसी के फंदे पर लटका दिया और देश में कहीं क्रांति न भड़क जाए, इस भय के चलते उन शहीद देशभक्तों का दाह संस्कार भी फिरोजपुर में चुपके कर दिया गया, अर्थात मृत शरीर को भी परिवार को नहीं सौंपा गया। अंग्रेजों ने सोचा कि इससे क्रांति दब जाएगी, लेकिन इससे क्रांति और मजबूत हो गई। इस तरह सरदार भगत सिंह शहीद आजम के रूप में भारतीय इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। कल भी सरदार भगत सिंह सबके आदर्श थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे दोस्तों, क्योंकि उन जैसा क्रांतिवीर न कभी पैदा हुआ है और न कभी होगा। उनके सिद्धांतों और आदर्शों पे चल करके ही कृतज्ञ राज्य उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता है, श्रद्धा नमन करता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से भगत सिंह के जीवन काल की घटनाएं मैंने आपसे बताई। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद।